भी आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंड में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग काफ़ी टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार टॉपिक के साथ शानदार सेशन। चलिए अब देखते हैं आज का शानदार सेशन क्या है कि बैंक दर में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, बैंक दर में वृद्धि। तो क्या है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन इंडियन कम लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या लेंगे? इंडियन कम लेंगे। दीर्घकालीन ऋण जो है वो क्या लेंगे? दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे। ठीक है, दीर्घकालीन, ये इंडियन नहीं ऋण होगा ये। ठीक है, ये ऋण होगा, ऋण कम लेंगे। बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी होगी, यानी कि पूंजी जो होगी उसमें कमी होगी जब दर में वृद्धि होती है। और क्या होगा कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि होगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी आ जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगी? कमी आ जाएगी। चौथा क्या है कि अगर बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा कि उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी आ जाएगी। पांचवा क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आ जाएगी। दोस्तों बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बैंक दर में अगर दर में कमी आ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण अधिक लेंगे। भैया दर में कमी होगी तो ब्याज अधिक लेंगे। ठीक है, ऋण अधिक लेंगे तो बैंकों के पास क्या होगा कि पूंजी की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो ब्याज की दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निवेशकर्ता और परिवारों द्वारा मांग में वृद्धि अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि, उपभोग व्यय एवं निवेश में वृद्धि हो जाएगी। फिर क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। रेपो तथा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक से, मतलब कोई कमर्शियल बैंक है, वो क्या करती है कि जो देश का सेंट्रल बैंक है उससे क्या करती है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार लेती है, तो क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। तथा केंद्रीय बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर का उधार लेती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बात समझे दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। भारत में आरबीआई तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच की जो रिपोर्ट है तथा रिवर्स रेपो दर पर लेन-देन जो स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में होता है, यानी कि जो भारत में आरबीआई तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच में जो रिवर्स रेपो रेट दर पर लेन-देन होता है वो प्रतिभूति के रूप में होता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देवताओं को, यानी कि जो देवताओं को यानी जो देती है कि 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बैंक इसका उपयोग अपनी तत्कालिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। यानी कि जो सीमांत स्थायी सुविधा दर होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के 1% तक का, यानी कि जो देता है जितना देता है उसका 1% तक का ऋण प्राप्त कर सकता है रात भर के लिए। बैंक इसका उपयोग क्या करती है? अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती है। और एमएस दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एमएस दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रधान उधारी दर क्या होता है, यानी प्राइम लेंडिंग रेट। वह न्यूनतम दर जिस पर कोई बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक उधार देता है वो क्या हो जाता है? प्रधान उधारी दर होता है। आधार दर क्या होता है? आरबीआई द्वारा पीएलआर प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया गया। यानी कि आरबीआई ने क्या किया कि पीएल प्रणाली के स्थान पर 2010 से क्या किया? आधार दर प्रणाली को लागू कर दिया, जिसके अनुसार आधार दर वह दर होती है जिससे नीची ब्याज दर पर, यानी कोई दर फिक्स है, अगर उससे नीची दर पर कोई बैंक उधार नहीं दे सकता तो इसमें उधार दर का निर्धारण फंड की लागत के अनुसार होता है। यानी अगर कोई बैंक है कोई रेटेड रेट से नीचे रेट पर अगर उधार नहीं दे सकता तो इसमें आधार दर का निर्धारण फंड की लागत के अनुसार होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम की उधार देने की दरों में प्रतिशत लाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारदर्शिता लाना। दोस्तों ये ठीक है, ये प्रतिशत हो गया है, ये पारदर्शिता लाना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? दरों में पारदर्शिता लाना। ठीक है, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता लाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं खुले बाजार की क्रिया क्या होती है दोस्तों।
तो इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रों की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। यानी क्या करता है कि जो रिजर्व बैंक है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है या नियंत्रित करने के लिए क्या करता है कि मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, जो सरकारी प्रतिभूति उसको बेचता और खरीदता है। ठीक है। स्विच ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियां, यानी आरबीआई के द्वारा जो प्रतिभूतियां हैं वो अल्प अवधि वाली का क्रय करना, यानी कि अल्प अवधि के लिए क्रय करना तथा उसके स्थान पर दूसरी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, यानी लंबी समय अवधि के लिए, जिसमें प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि लंबी हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? स्विच ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि कोई प्रतिभूति है, अगर उसका क्रय करते हैं कम समय के लिए, उसे बेचते हैं ज़्यादा समय के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्विच ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं तरलता समायोजन सुविधा क्या होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तरलता समायोजन सुविधा यह बैंकों की अल्पकालीन तरलता को वांछनीय रूप से समायोजित करने का एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है, जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के आधार पर उधार देने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जो बैंकों की क्या करती है? अल्पकालीन तरलता को इच्छा के रूप से समायोजित करने तथा एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र होता है, जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के आधार पर, यानी पुनः खरीदने के समझौते के आधार पर उधार लेने देने की सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई एलएएफ के तहत रेपो तथा रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रतिदिन उधार पर तरलता समायोजन करता है। अगला क्या है? नरसिंह, ठीक है, नरसिम्हा समिति 1998 की सिफारिश 2000 में एलएफ को लागू किया गया था दोस्तों। बात समझ में आ रही है? नरसिम्हन समिति, ये गलत लिख जाता है दोस्तों ये टाइप का, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नरसिंघम, ठीक है, नरसिंघम समिति 1998 की सिफारिश पर वर्ष, ठीक है, बस 2000 में एलएफ को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि एलएफ को कब लागू किया गया था? तो एलएफ को लागू किया गया सन 2000 में। ठीक है, आगे देखते हैं नगद कोष अनुपात क्या होता है। तो अनुसूचित बैंकों द्वारा रिवर्स बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा, जो राशि वो जमा करता है उसे देता कहते हैं, यानी कि जमा राशि और समय जमा, यानी समय के अनुसार जमा करना का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। यानी अनुसूचित बैंकों द्वारा रिवर्स बैंक के पास क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में नगद रखना अनिवार्य होता है। इसे ही नगद कोष अनुपात कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्धारण समय पर आरबीआई द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगद कोष का अनुपात कितना है दोस्तों? 4% है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। आगे चलते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत, यानी जो कमर्शियल बैंक होता है उनको अपने पास अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत, अधिकतम 40% नगद, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता कहा जाता है या एसएलआर कहा जाता है। आइए अब देखते हैं भारतीय बैंकिंग का इतिहास दोस्तों। चलिए भारतीय बैंकिंग का इतिहास देख लेते हैं, वो क्या है। तो संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कौन सा नाम था? बैंक ऑफ बॉम्बे नाम था। अगला क्या है? 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में इलाहाबाद बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, ये प्रथम बैंक था। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया था। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों जैसे बंगाल 1806, मद्रास 1943, बॉम्बे 1840 को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई दोस्तों। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी। और गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम कर दिया गया था उसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो एक गोरेवाला समिति के सिफारिश पर की गई थी दोस्तों। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1921 में की गई थी। आगे चलते हैं, भारतीय बैंक की व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा। केंद्रीय बैंक क्या होता है? यह किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जो बैंक जमाओं का लेन देन नहीं करता, बल्कि बैंक को तथा बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। यानी कि ऐसा बैंक होता है जो सर्वोच्च बैंक होता है और जमा का लेन देन नहीं करता है, बल्कि बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली का क्या होता है? विनियमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो लोगों तथा देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा स्वीकार करने, ऋण वितरण तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में
लिफ्ट बैंक को व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंक को प्रकार दोस्तों। एक होता है अनुसूचित बैंक, एक होता है गैर अनुसूचित बैंक। तो जो अनुसूचित बैंक होता है दोस्तों, वो यह आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, और जो गैर अनुसूची है यह आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होते दोस्तों। ठीक है, फिर क्या है, इसमें सभी प्रकार के बैंक यथा राष्ट्रीयकृत विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण तथा अन्य विकास बैंक इसमें शामिल होते हैं। और गैर अनुसूचित में क्या है कि इसमें स्थानीय क्षेत्र बैंक आते हैं, जैसे सीआरआर आरबीआई के पास ना रखकर स्वयं के पास रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक बैंक क्या होता है। तो इनके द्वारा देश के उद्योग धंधों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, दीर्घकालीन जमाएं स्वीकार करने, ऋण पत्रों तथा हुंडियों को की बिक्री एवं औद्योगिक इकाइयों के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। इनके द्वारा क्या होता है कि जो उद्योग धंधे होते हैं उसे दीर्घकालीन है लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, या फिर दीर्घकालीन के लिए जमा स्वीकार करते हैं, ऋण पत्रों तथा हुंडियों की बिक्री करते हैं, तथा औद्योगिक इकाइयों के यानी कि जो औद्योगिक इकाइयाँ इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनको सलाह देने के लिए ये काम करते हैं। भूमि बैंक क्या होता है दोस्तों? तो इनका मेन कार्य क्या होता है कि कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ये। आगे चलते हैं। विदेशी विनियमन बैंक क्या होता है दोस्तों? तो ये विदेशी विनियम बैंक क्रय विक्रय करके विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करें। विदेशी जो क्रय विक्रय होता है उसकी मतलब कह लीजिए कि विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। फिर डाकघर बचत बैंक क्या होता है? यह एक छोटा वाणिज्यिक बैंक होता है दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत को प्राप्त करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये इस्तेमाल की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है दोस्तों? 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों पर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर सन 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सिक्किम तथा गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देशों में कार्यरत हैं। आरआरबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की भागीदारी का अनुपात कितना है दोस्तों? 50 आपकी केंद्र सरकार का है, 15 आपकी राज्य सरकार का है, और प्रवर्तक बैंक का दोस्तों 35%। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सहकारी बैंक क्या होता है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत साख का निर्माण करना। इसके लिए सहकारी बैंकों तथा आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आगे क्या है कि सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियम द्वारा होती है। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्था कार्यरत हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्या है? राज्य सहकारी बैंक। यह राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है जो जिला सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है, और सहकारी बैंक क्या होता है? जिला सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है तथा उनके कार्यों को कंट्रोल करता है, या अत्यंत कम दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है, यानी बहुत कम रेट पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जिला सहकारी बैंक क्या होता है। तो यह जिला स्तर पर सहकारी बैंक है जो राज्य सरकार सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यों पर नियंत्रण करने तथा उन्हें ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, प्राथमिक सहकारी बैंक क्या होती है? तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा सेशन। फटाफट से इसको शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।